हाँ तो साथियों, आप लोग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के इस सेशन के एक नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी जो आप लोग का विषय है, चाहे वह हिंदी हो, गणित हो या सोशल साइंस हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस होता है, उसका एक महत्वपूर्ण जो होता है विषय वो होता है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 1 जो है अर्थव्यवस्था और इसके विकास, इसके हम लोग क्या करेंगे कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो है आपके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी बोर्डों के बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या है कि समान रूप से उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र को नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और सारे कंसेप्ट को सीखते हैं तो इसके सारे जो है वह कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाइए। तो आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्न को और सारे कंसेप्ट को समझते चलिएगा। तो हम लोग फटाफट से प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, सॉरी 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है प्लास्टिक मुद्रा है। तो अर्थशास्त्र में बार बार हमको एक शब्द सुनने को मिलता है प्लास्टिक मुद्रा। तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं, जब प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक जो है ना, जब मुद्रा के रूप में कार्य करने लगता है तो उसे ही हम लोग प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। अब कहिएगा कि सर एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि आप लोग के पापा मम्मी के पास क्या होगा कि एटीएम कार्ड होगा। अगर आप लोग का 18 साल उम्र हो गया होता है तो आप लोग के पास भी कहीं एटीएम कार्ड होगा। तो वह क्या होता है, एक प्लास्टिक का एक सिंपल सा कार्ड होता है, लेकिन उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा एटीएम में जाते हैं और डेबिट कार्ड निकाल कर हम लोग क्या कर लेते हैं कि पैसा प्राप्त करते हैं, यानी कि वो मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटीएम। और एक बार और याद रखिएगा कि एटीएम का कहीं अगर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा, ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक, टी से होता है टेलर और एम से होता है मशीन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। यह जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है। तो हमारे यहाँ क्या है कि 2020 में तो जनगणना हुआ नहीं है 2021 में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग को बताना है। तो याद रखिए कि हमारा बिहार जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा नंबर सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले और दूसरे कौन है, तो पहला है यूपी, पहला कौन सा हो जाएगा यूपी हमारा पड़ोसी, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर हमारा राज्य बिहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त है। तो देखिए ये जो स्थान वाले आते हैं, जो मतलब हर एक साल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी साल बिहार में बहुत ज़्यादा सब्जी का उत्पादन किया तो वह 1 नंबर 2 नंबर पर आ जाएगा, और किसी साल मान लीजिए कि बाढ़, जैसे इस साल बाढ़ आ गया तो क्या होगा, सब्जी नष्ट हो जाएंगे, यानी कि कम में आ जाएगा। तो यह क्या होता है कि रैंक जो है वो बदलते रहता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि हर एक साल का आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है बिहार में किसकी प्रधानता है। मतलब कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्या कृषि होता है, उद्योग होता है, मत्स्य पालन होता है, या खनिज है। तो हमारे बिहार में क्या है, उद्योग तो है नहीं। आप लोग बार बार सुनते हुए या कि हमारे यहाँ कारखाना उद्योग नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं है। मछली का पालन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और नहीं खनिज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि का। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार इससे क्या है कि एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो आप लोग इसे भी याद रख लीजिए। देखिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कि कार्य की प्रकृति के अनुसार पर उसे 3 भागों में बांटा जाता है, और अभी आधुनिक काल में 5 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जिसमें
प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ रहता है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा हुआ? कृषि, क्योंकि कृषि में भूमि, जल, वायु जो भी है वो हमको प्राकृतिक से मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए करा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का क्या हुआ, मतलब जो पंचवर्षीय योजना होता है ना, आप लोग तो पढ़े होइएगा कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1951 से 1956, फिर 1956 से 1961, इस प्रकार से चलता रहा था। और 12 पंचवर्षीय योजना बना, उसके बाद नीति आयोग बन गया था। तो योजना आयोग का गठन आप लोग याद रखिएगा कि 18 मार्च 1950 को हुआ था। और अगर पूछे कि कौन प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? मतलब कि ऊर्जा जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो अगर आप लोग अपने आसपास देखिएगा तो सबसे पहला है बिजली। बिजली जो आता है हमारे घर में, जो बल्ब जलता है वो कैसे आता है? जब कोयला को हम लोग जलाते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम हम लोग जानते हैं, कहीं भी जाना हो तो गाड़ी का उपयोग करते हैं तो उसमें पेट्रोल लगता है। और विद्युत तो हम लोग इसका उपयोग करते ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 समझिए क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग 3 प्रकार सुनते होइएगा। क्या होता है? पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। क्या होता है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की होता है। और पूछे कि भारत कौन सा है, तो बताइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कितने प्रकार का? 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है कि 4, यहाँ पर 4 गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो अभी 2 प्रश्न पहले आप लोग को बताया है कि योजना आयोग का गठन 18 मार्च 1950 को हुआ था, जिसके जरिए क्या है कि 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना बनता था। लेकिन जब 2014 में सरकार चेंज हुआ और 2015 में क्या कर दिया गया कि उस योजना आयोग को हटाकर एक नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2015 में। आप लोग ध्यान से रखिएगा, 2015 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति डॉट डॉट होगा। क्या होगा? मतलब कि तीव्र होगा, मंद हो जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं रहता है। तो आप लोग समझिए, मान लीजिए कि अगर हमारे गांव में पहले 10 लोग थे और पहले क्या है कि 10 काम था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण ये 10 लोग जो थे ना वो बढ़कर अब 50 लोग हो गया। कितना हो गया? 50 लोग। लेकिन काम क्या है? 10 का 10 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आर्थिक विकास जो है वह क्या हो रहा है? वह मंद हो रहा है, मतलब कि स्लो होते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है? स्लो होता है। इसलिए आप लोग बार बार न्यूज देखते हुएगा या किसी बड़े हुए आदमी से सुनते होगा तो क्या कहता है कि जनसंख्या बढ़ रही थी ना, तो ये सबसे ज़्यादा हमारा देश ला क्या कर रहा है? नुकसान करता है। आप लोग सुनते हुएगा गाँव देहात में कि जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो हमारे देश में ये हो गया, ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि मंद हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। वह आर्थिक क्रिया उसका मतलब ये होता है कि जिसमें क्या हो, हमें धन की प्राप्ति हो। कोई भी कार्य जिसे करने से हमें धन की प्राप्ति होता है वह आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। जैसे कि अगर आप लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ लिख लेंगे और पढ़ लिख कर क्या करेंगे कि आप मान लीजिए कि इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर बनकर कोई काम करिएगा, कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाइएगा, तो उससे क्या होगा? पैसा की प्राप्ति होगा। तो वह क्या हुआ? आर्थिक क्रिया। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविका उपार्जन। क्योंकि जब आप पैसा कमाइएगा तो उससे आप अपने घर के परिवार के लोगों का क्या करिएगा? अच्छे से पालन पोषण कर पाइएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? मतलब कि आर्थिक विकास जो होता है ना किसी देश का, उसमें गैर आर्थिक मतलब कि जिसमें धन का हमें प्राप्ति नहीं होता है, वह कौन सा है?
तो देखिए, मान लीजिए कि अगर हमको विकास करना, जैसे कि हमारे यहाँ राशन बंटाता है, तो पहले क्या था कि पहले हम लोगों को जाते थे और कार्ड पर लिखा था तो हमें राशन मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया कि हम लोग मशीन पर जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का अंगूठा लगाते हैं और तो तब हमको मिलता है। तो ये जो अंगूठा लगाने वाला मशीन हुआ, ये क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ। लेकिन आप लोग सोचिए, इस मशीन को बनाने के लिए क्या रुपया खर्चा हुआ होगा कि नहीं होगा, हुआ होगा। तो यह क्या है, गैर आर्थिक क्रिया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तकनीकी विकास। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है, किसी क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी आपको 4-5 क्वेश्चन पहले बताया है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार पर क्या है कि वह 3 प्रकारों में बढ़ जाता है अर्थव्यवस्था। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा रहता है, और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को लेकर और उसमें कुछ भी क्या है काम कर कोई दूसरा वस्तु तैयार करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, धरती के अंदर से प्राकृतिक हमको कोयला है उसको निकाल लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं कि उसके जरिए हम लोग विद्युत का उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, किसी क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अभी द्वितीयक पूछा, फिर तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र याद रखिएगा, वह क्षेत्र जिसमें कोई भी काम करने के बदले ना, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि मैं आप लोग को यह पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के बदले में क्या मैं आप लोगों को कोई भी वस्तु दे रहा हूँ जिसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, यह क्या है, ज्ञान मिल रहा है। तो जहाँ पर आपको कोई सेवा मिलता है उसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। जब हमको देश को आज़ादी मिली, हमारे देश को आज़ादी कब मिली, तो 1947, 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वह कृषि प्रधान थी। अभी भी याद रखिए कि हमारे देश में ना 51% से अधिक लोग जो है ना, वह क्या करते हैं कि कृषि कार्य ही करते हैं। अपने गांव के आसपास देख लीजिए, आपके गांव में जितने भी लोग होंगे उसमें से अधिकतर लोग क्या करते होंगे, सभी लोग कृषि कार्य करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी देश, जैसे हमारा भारत देश है, तो भारत देश का विकास हो रहा है, इसके हम कैसे जानेंगे कि हाँ हमारे भारत देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कुछ क्या होता है कि मानदंड होते हैं। मानदंड कैसे होता है कि प्रति व्यक्ति आय, कि मान लीजिए कि हम 1 सालों के अंदर कितना रुपया कमाते हैं, वह हुआ प्रति व्यक्ति आय। साक्षरता दर, मतलब कि लोगों को पढ़ने लिखने कितना प्रतिशत लोगों को आ रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति, मतलब कि लोग स्वस्थ है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वह सभी क्या पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा हो, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा हो, साक्षरता दर बढ़ रहा हो, तो वह सभी क्या होता है, देश के विकास का स्तर होता है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। अब देखिए क्या है, देश प्रति व्यक्ति आय निकलता है कैसे है, तो क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का अति होता है, सूत्र होता है कि कुल जनसंख्या को ऊपर लिखते हैं जनसंख्या, और नीचे क्या करते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय आय से भाग करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय से भाग, और वह हो जाता है हम लोग का क्या, प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा जो भी पड़ोसी है ना, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, भूटान, ये सब क्या है, पड़ोसी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका है प्रति व्यक्ति आय, तो याद रखिएगा कि श्रीलंका का है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर है कि यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा। तो अभी देखिए, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या बताया है कि कुल जनसंख्या, मतलब हमारे देश की जितना भी जनसंख्या है उसको ऊपर रखेंगे और बट्टा में रखेंगे राष्ट्रीय आय। तो कह रहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो जाए, अगर मान लीजिए कि यह जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो उसके अनुपात में प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई।
फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? तो यह अंग्रेजों ने अपनाया था। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 18 मार्च 1950 और इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बना था वो 1951 से 1956 के लिए बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 से 1956। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? हमारे बिहार में जो जीवन यापन होता है उसका मुख्य साधन पूछा है कि क्या है? तो हमारे बिहार में क्या है? कृषि है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस पर जोर दिया जाता है? यही प्रश्न 22 नंबर में भी दिया हुआ है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर जोर दिया जाता है? तो हमारा देश क्या है? भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है और जिस देश की समाजवादी अर्थव्यवस्था आता है ना, वह क्या करता है कि अपने लोगों का कल्याण पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि वो पैसा बनाने पर या विकास पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कुछ लोग जो है उस देश में रहने वाले उनका कल्याण हो। तो राइट आंसर ए हो जाएगा लोक कल्याण पर। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो अभी एक प्रश्न पहले ही बताया कि 1951 से लेकर 56 तक। तो यह शुरुआत कब हुआ? 1951 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को सभी जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का कर रहा है कि गठन कब हुआ? तो इसका गठन याद रखिएगा 1952 में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 देखिए कर रहा है कि बैंक उदाहरण है। बैंक ऑफ किसका उदाहरण है? तो आप लोग को बताया कि अर्थव्यवस्था में कितने होते हैं? 3 होता है क्षेत्र। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो बैंक के बारे में आप सोचिए कि बैंक करता क्या है? तो बैंक क्या करता है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर वह क्या करता है, हमारे जो बचत होता है वो उसको स्वीकार करता है और कभी अगर हमको लोन की ज़रूरत है, ऋण की ज़रूरत है तो हमको ऋण देता है। जैसे कि मान लीजिए कि एसबीआई बैंक है, तो अगर हमको मान लीजिए कि ज़्यादा पापा पैसा दे दिए अति मेला में घूमने के लिए कि जाओ बेटा 100 रुपया का घूमना, लेकिन हम लोग 50 रुपया का ही घूमे और 50 रुपया बचा लिए, तो उस 50 रुपया को हम लोग किस में डाल देते हैं? बैंक में, ताकि बाद में जब हमको ज़रूरत हो तो हम लोग निकाल ले। और कभी कभी मान लीजिए कि हमको लोन का जरूरी है कि पैसा के जरूरी चाहिए और पैसा है नहीं, तो एसबीआई से हम लोग क्या ले लेते हैं? लोन भी ले लेते हैं। तो यह क्या करता है? यह हमें क्या करता है? सेवा प्रोवाइड करता है, यानी कि यह तृतीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का अधिकार होता है। जैसे कि हमारे मान लीजिए कि हमारे देश में क्या है कि कोयला है, हमारे देश में कोयला निकलता है और मान लीजिए कि अंबानी, अडानी, टाटा कोई भी है वह क्या करता है? कोयला पर अधिकार कर लेता है, मतलब कि सरकार से ले लेता है और उस साधनों का उपयोग करता है, तो वह कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अब देखिए कई प्रकार के देश होते हैं। पहला तो होता है कि अविकसित, क्या होता है? अविकसित देश होता है। दूसरा होता है विकासशील, क्या होता है? विकासशील। तीसरा होता है विकसित देश। तो हमारा भारत जो है वह है विकासशील। क्या है? विकासशील, मतलब कि विकास कर रहा है। और विकसित का मतलब होता है वह देश जिसके यहाँ पर क्या है? रोड, सड़क, नाले, बिजली, इन सभी की सुविधा जो है उपलब्ध है। और वैसा कौन सा है? तो वह है अमेरिका, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न देखिए करा है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था
है। तो ये ना प्रश्न आप लोग को जीवन से जुड़ता है। आप लोग गांव में देखते हुएगा कि मुखिया सरपंच ये सब क्या करते हैं, या जो आप लोग के सचिव होते होंगे पंचायत में, वह क्या करते हैं कि कोई भी नदी का खोदना हो या कोई भी अति गड्ढा उड्ढा बनाना हो, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि कुदाल लेकर काम करने जाते हैं। तो वह सरकार के जरिए काम करते हैं, नरेगा के जरिए काम करते हैं। और उसमें सरकार क्या है कि उनको अति महीने महीने क्या करते हैं, पैसा पेठाता है। आप लोग देखते हुए कि मुखिया आते हैं, कहते हैं कि नरेगा का पैसा गेलो है, नरेगा के पैसा निकाल के देता है। आप लोग ऐसे सुनते हुएगा गाँव में। तो नरेगा के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि जो भी आदमी जिसको रोजगार नहीं मिला है ना, उसको कम से कम 100 दिन जो है रोजगार मनरेगा के अंतर्गत लोगों को मिलता है। प्रश्न नंबर 29 है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। पूछ रहा है कि नरेगा कैसा कार्यक्रम है। तो नरेगा याद रखिएगा कि यह भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि यह राष्ट्रीय स्तर का है। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 देखिए करा है, सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है कि नदी में पानी है, नदी में क्या है, पानी है। उसी नदी में हम लोग नहाते हैं, अपने गाय भैंस को चराते हैं, कपड़े को धोते हैं, उसी से और भी तरह तरह के काम करते हैं। और हम लोग क्या किए कि सारे नदी के पानी को यूज कर लिए, और जब हमारा बच्चा हुआ तो उसके लिए उस नदी में पानी बचा ही नहीं, तो नहीं हुआ उसके लिए। तो सतत विकास क्या करता है, उस पानी को जो है उसको ऐसे ही उपयोग किया जाए ताकि जब तुम्हारे बच्चे भी आए तो वो क्या करते, उस पानी का उपयोग कर पाए, यानी कि अपने लिए और आने वाले संतति के लिए बचा कर रखना। प्रश्न नंबर 31 क्या करा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो सिंपल है, वह विकसित कहलाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि बिहार को कहा जाता है। या प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है कि बीमारू राज्य किसको कहा जाता है। पूछेगा कि बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य, तो बोलिएगा अपने बिहार को कहा जाता है। और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ लिख लेंगे, काम करेंगे अच्छे से, राष्ट्रीय आय में योगदान देंगे, जीडीपी में योगदान देंगे, तो हमारा भी बिहार क्या है कि एक विकसित राज्य बन जाएगा। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोगों को बताया है कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 32 ये तो बता ही दिया कि बिहार हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बता दिया। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या करा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो क्या है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और ये लास्ट नंबर प्रश्न है आपके अर्थशास्त्र का जो पहला नंबर चैप्टर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग देख कर ही बता सकते हैं। हमारे बिहार में क्या है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बताया ना, हमारे देश में तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। यहाँ पर कृषि पर सबसे ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर हर एक साल बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, जैसे कि इस साल भी आया है बाढ़। और इससे क्या होता है कि बाढ़ में पशु, फसल, लोगों का पलायन, जान माल का नुकसान, बिजली का नुकसान, अलग अलग प्रकार की नुकसान होते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज से आप लोग का कोई भी होमवर्क नहीं मिला। बाकी आप लोग इस सभी प्रश्नों को और इस प्रश्न में जो भी आप लोग को कंसेप्ट समझाया गया है उससे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उससे आप लोग सही सही टिक कर पाए। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा।